Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in today's video we will be covering the next part of chapter number 13 of ACCA F2 and the name of the chapter is budgeting. तो लास्ट वीडियो तक हमने मटेरियल बजट एंड सेल्स बजट किया था. इस वीडियो में विल स्टार्ट विद दी लेबर बजट. बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है. तो लेबर बजट आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स, जितने भी आवर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, जितने भी आवर्स हमारे बजटेड हैं, इनटू लेबर रेट पर आवर. जितने भी बजटेड आवर्स हैं इनटू लेबर रेट पर आवर्स. सिंपल. तो इलस्ट्रेशन करते हैं पहले. अ कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट पीएस एंड टीजी and has budgeted to produce 6,000 units of PS and 1,000 units of TG in the coming year. के PS के बनाने इतने यूनिट्स, TG के बनाने इतने यूनिट्स. The data about the labor hours required to produce PS and TG are given below. PS के एक प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं 8 आवर्स, TG के एक प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं 12 आवर्स. तो हमें अब निकालने पड़ेंगे अगले ईयर के लिए काइंड ऑफ बजटेड आवर्स. तो बजटेड आवर्स फॉर पीएस विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स जितने पीएस के बनाने हैं इनटू पर यूनिट लेबर आवर, दैट मींस 48,000 आवर्स. टीजी के हमें बनाने हैं 1,000 यूनिट्स. एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 12 आवर्स, दैट मींस 12,000 आवर्स. सो टोटल लेबर आवर्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं दैट इज 60,000 आवर्स. Standard rate for direct labor is 5.20 per hour. तो 60,000 into 5.20 that is 312,000. ये हमारा हो जाएगा बजटेड लेबर, बजटेड लेबर या लेबर बजट. सो दिस विल बी लेबर बजट. ठीक है, सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं था. जो भी रिक्वायर्ड मेरे लेबर आवर्स से उससे मैंने डायरेक्ट लेबर रेट को मल्टीप्लाई कर दिया. ये देखो इन्होंने भी निकाला हुआ 312, सेम तरीका जो मैंने करा हुआ है. अब आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2. इसमें मैंने स्टार मार्क किया हुआ है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. अ कॉन्ट्रैक्ट, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर बताऊंगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है. अ कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग फर्म एस्टिमेट्स दैट इट टेक्स 2520 actual cleaning hours to clean an office block. Unavoidable interruptions and lost times are estimated to take 10% of worker time. If the wage rate is 8.50 per hour, the budgeted labor cost will be क्या होगी. अब यहाँ बोला है क्लीनिंग फर्म ने एस्टिमेट किया कि एक्चुअल क्लीनिंग करने में उसको 2520 आवर्स लगेंगे. सॉरी गाइस, एक्चुअली क्लीनिंग करने में. एक्चुअली आज मेडिसिन ली हुई है तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ में थोड़ी अजीब अजीब झुंझुनाहट से तुम्हें सुन सकते हो. ठीक है, तो एक्चुअल जो आवर्स हैं ठीक करने के वो लगेंगे 2520 आवर्स. बट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अनअवॉइडेबल इंटरप्शंस एंड लॉस्ट टाइम्स आर एस्टिमेटेड टू टेक 10% ऑफ वर्कर टाइम. कि वर्कर टाइम जो टोटल था उसका 10% जो था दैट वाज अनअवॉइडेबल इंटरप्शन. हो सकता है तुम्हें पॉइंट अभी क्लियर ना हो, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ. सिंपल सा एग्जांपल है. एक लेबर ऑफिस गया, फैक्ट्री गया, सॉरी फैक्ट्री में वो 10 बजे एंटर किया उसने और 7 बजे फैक्ट्री से निकल गया. 10 AM पे वो एंटर किया और 7 PM पे वो फैक्ट्री से निकल गया. तो कितने घंटे उसने काम किया? 10 घंटे नहीं, सॉरी 9 घंटे. 9 घंटे वो फैक्ट्री में रहा. 10 to 7, 2 और 7 9 आवर्स. अब 9 घंटे में से उसने बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक था. 9 घंटे में से 1 घंटे का लंच ब्रेक था. तो एक्चुअली जो उसने काम किया दैट वाज 8 आवर्स. एक्चुअली जो उसने काम किया दैट वाज 8 आवर्स. अब पॉइंट इज, मैं तुमसे पूछूंगा, सोच के बताना. यस, ऑब्वियसली मुझे कैसे बताओगे इस वीडियो में ऑफ कोर्स, बट सोचना कि अगर ऑफिस वाले इसको पैसे देंगे, लेट्स से $20 पर आवर का रेट है, जस्ट एन एग्जांपल. लेबर रेट के लिए बहुत ज़्यादा है बट जस्ट एन एग्जांपल, $20 पर आवर लेबर रेट है. तो कंपनी वाले इसको जो उस दिन की लेबर रेट या सैलरी देंगे या वेजेस देंगे वो 20 into 8 करेंगे
या 20 × 9 आवर्स करेंगे? क्या करेंगे, 20 × 8 या 20 × 9? प्रैक्टिकली सोच के बताना, तुम खुद इसका आंसर दे दोगे. पॉइंट इज दे विल नॉट गिव लेबर रेट अकॉर्डिंग टू 8, दे विल गिव रेट अकॉर्डिंग टू 9. कि ऑफिस में आया, उसने काम करा है, ये जो 1 आवर का लंच ब्रेक था या जो लॉस टाइम था, दिस इज अ पार्ट ऑफ जॉब. अब बंदा 8 घंटे पूरा पूरा काम करेगा, 9 घंटे काम करेगा, बीच में ना खाना खाएगा ना ब्रेक लेगा, पॉसिबल नहीं है ना. और अगर वो बीच में ब्रेक ले लो, उसके पैसे काट ले, तो बंदा क्या करेगा, कहेगा मैं क्या जॉब करूं. 1 मिनट की ब्रेक ले तो 1 मिनट के पैसे कट जाते, आधे घंटे की ब्रेक चली गई, आधे घंटे के पैसे कट गए. तो वो कंपनी के ऊपर है कि कंपनी वो चीज़ मैनेज करे कि लोग बहुत ज़्यादा ब्रेक्स ना मारे, उन लोगों को समझाए. लेकिन कंपनी विल पे देम प्राइस अकॉर्डिंग टू 9 आवर्स. जितने घंटे वो ऑफिस में रहे उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलेंगे. अब इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं इस क्वेश्चन में लगा के चलूं, वो ये बोल रहा है एक्चुअली जो क्लीनिंग में टाइम लगा है वो इतना लगे, 2520 आवर्स. लेकिन जो लेबर थी उसने जितना भी टाइम लगाया था उसका 10% वेस्टेज था. तो जो भी लेबर आवर थे, जो इक्वेशन यहां पे बनेगी, टोटल लेबर आवर जो थे -10% ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स. कि टोटल जो लेबर आवर उसने काम किए थे 9 घंटे, माइनस हमें ये पता है कि 9 घंटे में से लेट्स से 10% उसका रोज का वेस्ट होता ही होता है, ये नॉर्मल है. तो 10% माइनस करके एक्चुअली उसने इतने घंटे काम किए, बट पैसे तो हम इसके घंटे के अकॉर्डिंग देंगे. तो हमें अब टोटल लेबर आवर निकालने पड़ेंगे. तो मैथमेटिकल वे, लेट टोटल लेबर आवर बी एक्स. सो एक्स -10/100 x is equal to actual hours. So 90x/100 is equal to 2520. So x is equal to 2520 divided by 90 into 100. 2520 divided by 90 into 100. This is 2800. That means जो टोटल वर्कर टाइम था that was 2800 आवर्स. टोटल जो वर्कर टाइम था दैट वाज 2800 आवर्स. 2800 घंटे उन्होंने एक्चुअली काम किया था. ये तो नॉर्मल अनअवॉइडेबल, अभी अनअवॉइडेबल मतलब होनी ही होनी है, और नॉर्मल लॉस टाइम था. तो लेबर को तो हम 2800 के अकॉर्डिंग पैसे देंगे. लेबर रेट वाज 8.50, तो 2800 इंटू 8.50, सो दिस इज 23800 एंड द आंसर इज डी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में जैसा मैंने लिखा है तुम चाहो तो इस चीज को लिख लेना ताकि रिवीजन के टाइम पे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है. देन आता है ओवरहेड बजट्स. जैसे मटेरियल बजट है, लेबर बजट है, वैसे ही सेम ओवरहेड बजट. ये भी इन्होंने इलस्ट्रेशन से बताया हुआ है, तो एक बार करते हैं. सो लेट्स रीड दिस इलस्ट्रेशन. अ कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट PS and TG and has budgeted to produce 6000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट PS एंड 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट PG. ये हमने ऑलरेडी पहले भी देखा था, उसमें भी इन्होंने सेम टाइप का क्वेश्चन यूज किया हुआ है. द फॉलोइंग डेटा अबाउट मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट PS एंड TG एंड द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर मशीन इज गिवन. हमें दिया हुआ है PS के 6000 यूनिट्स हमने बनाने हैं. PS को बनने में लगते हैं 8 आवर्स, TG को बनने में लगते हैं 12 आवर्स. तो आई थिंक हम पहले वाली इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं. देखो ये सेम है, 6000 दिस. तो टोटल मशीन आवर्स हमारे कितने निकाले थे हमने, 60,000 जैसे मैंने निकाले थे. सेम तरीके से हमारे मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स हमारे 60,000 ही आएंगे. अब हमें निकालना है ओवरहेड बजट फॉर द कमिंग पीरियड. तो वेरिएबल ओवरहेड बजट कितना होगा, 60,000 इंटू 1.54. फिक्स्ड ओवरहेड बजट कितना होगा, 60,000 इंटू 0.54. 60,000 इंटू 1.54, 92400 एंड 60,000 इंटू 0.54, 32400. दैट मीन्स टोटल जो हमारी कॉस्ट आएगी 92400.
124800. सो टोटल जो हमारा ओवरहेड बजट है दैट विल बी 124800. 124800 और देखते हैं 124800. सेम वही चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ी है. ठीक है, सिंपल पॉइंट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई एज सच डिटेल्ड फॉर्मूला नहीं है तुम्हें जो लर्न करना है. अब इसमें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3. दिस इज अ बिग क्वेश्चन जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें सेल्स, मशीन, प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन बजट निकालना है, मटेरियल बजट निकालना है, लेबर बजट निकालना है, ओवरहेड, इसमें हमें सारे बजट्स निकालने हैं. ठीक है, अब देखो गाइस, इससे तुम्हारे को काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल इतनी सेल होगी प्रोडक्ट 1 की, प्रोडक्ट 2 की इतनी, प्रोडक्ट 1 की ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्ट 2 की ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्ट 1 की क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्ट 2 की क्लोजिंग इन्वेंट्री. Two types of material are used in varying amount in manufacture of two products. Material requirement are as below. Material 1 प्रोडक्ट 1 में 2 kg लगता है, मटेरियल 1 प्रोडक्ट 2 में 3 kg लगता है, मटेरियल 2 प्रोडक्ट 1 में इतना. और ये ओपनिंग मटेरियल भी हमें M1 और M2 का पता चल गया. ठीक है, क्लोजिंग मटेरियल भी हमें M1 और M2 का पता चल गया. देन मटेरियल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 10% हायर देन दिस ईयर एंड करंट प्राइसेस आर दिस. तो करंट प्राइस ये है, नेक्स्ट ईयर के जो प्राइस है वो इससे ज़्यादा होंगे, तो नेक्स्ट ईयर के हमें बजटेड अमाउंट पता चल गया. टू टाइप्स ऑफ लेबर आर यूज इन प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स. तो लेबर, अब प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 का हमें ये डिटेल पता चल गई. लेबर रेट, प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड. हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 टू बी प्रोड्यूस, बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स, बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 2, बजटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल M1. सो सबसे पहले काम करते हैं, हम पहले निकालते हैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स एक एक स्टेप करके. नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 टू बी प्रोड्यूस, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक. सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक. तो प्रोडक्ट 1 की हमारी सेल है 3000, प्रोडक्ट 1 का ओपनिंग है ये, क्लोजिंग इज दिस. तो 3000 प्लस 200 माइनस 500 दैट मीन्स 2700. 3000 प्लस 200 क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दैट इज 2700. सो यहां पे ये आ रहा है हमारा 2700. अब ऐसी प्रोडक्ट बी का देख लेते हैं. 4500 सेल है प्लस क्लोजिंग स्टॉक 300 माइनस ओपनिंग स्टॉक 700. तो 45 प्लस 3 48 माइनस 7 4100. सो 4100 हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट 2 सॉरी. सिंपल गाइस. अब हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल M1 टू बी यूज. अब मटेरियल कितना यूज होगा M1 और M2 का. अब देखो यहां पे हमने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने ये निकाल दिए, 27 और 41 है ना. अब देखो जितने हम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे मटेरियल भी तो उतना ही यूज होगा ना. ओपनिंग स्टॉक में तो मटेरियल लगा होगा, तो जितने हम प्रोडक्शन करेंगे उसी में मटेरियल चाहिए. सो क्वांटिटी ऑफ M1 एंड M2 यूज. तो पहले M1 देखते हैं. सो प्रोडक्ट 1 हमने कितने प्रोड्यूस किए हैं, 2700 और प्रोडक्ट 2 4100. ये हम याद रखेंगे. अब यहाँ पे हमें बताया हुआ है, मैं लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट 1 हमने बनाने 2700 और प्रोडक्ट 2 हमने बनाने 4100. अब प्रोडक्ट 1 हमें जो बनाना है दैट इज 2700. प्रोडक्ट 1 में मटेरियल 1 लगता है 2 kgs. तो मटेरियल 1 कितना हो गया 5400 और मटेरियल 2 कितना हो गया 2700 इंटू 3 दैट इज 8100. प्रोडक्ट 2 इतने यूनिट्स बनेगा, इसमें मटेरियल लगता है 3 kgs. तो 4100 इंटू 3 12300 12300. प्रोडक्ट 1 में M1 लगेगा इतना और M2 लगेगा इतना. प्रोडक्ट 2 में M1 लगेगा इतना, M2 लगेगा इतना. तो टोटल M1 हमें कितना चाहिए 5400 प्लस 12300. सो दिस इज 17700. इतना हमें मटेरियल चाहिए.
और 12300 प्लस 8100, 12300 प्लस 8100 दैट मीन्स 20400। इतना हमें टोटल M2 चाहिए, इतना हमें टोटल M2 चाहिए। ये समझ आया गाइस? इतना हमें M1 चाहिए टोटल, इतना हमें M2 चाहिए। ओपनिंग M1 गिवन है, M2 गिवन है, क्लोजिंग M1 गिवन है, M2 गिवन है। तो बस हम यहां से वैल्यूज निकाल देते हैं। तो M1 यूजेज, M1 कितना यूजेज होगा 17700 और M2 कितना यूजेज होगा 20400। ये तो है यूजेज बजट। ये क्या है? यूजेज बजट कि M1 इतना यूज होगा, M2 इतना यूज होगा। इसके बाद हमें निकालना है इसका परचेज बजट। तो परचेज बजट पहले हम यहां लिख लेते हैं 177204। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल M1 टू बी यूज्ड 17700 और M2 की 20400। अब हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ M1 टू बी परचेज्ड एंड वैल्यू ऑफ द परचेजेस, क्वांटिटी ऑफ M2 टू बी परचेज्ड एंड वैल्यू ऑफ परचेजेस। अब M1 कितना परचेज करना है ये हम इसी फॉर्मूले से लगा लेंगे। कैसे? यूज हमें M1 इतना करना है, परचेज का फॉर्मूला क्या होता है यूजेज प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कि इतना हमने यूज करा, मतलब इतना हमें यूज करना है, इतना हमारे पास रखा था तो, और ओपनिंग इतना था, तो यहां से हमारा परचेज आ जाएगा। ठीक है ना? तो परचेज निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला जैसा सेल वाला है, यूजेज प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यूजेज M1 का है 17700 प्लस क्लोजिंग, सॉरी पहले मैं यहां से ओपनिंग माइनस कर लेता हूं, M1 की 4300 प्लस क्लोजिंग हमें दिया हुआ है M1 का 2200। सो दैट मीन्स 17700 माइनस 4300 प्लस 2200, तो 15600 यूनिट्स हमारी यूज, हमारे परचेज होंगे M1 के और M2 के 20400 माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 1300। So this will be minus 3700, 18,000। तो M1 के यूनिट्स जो परचेज होंगे इतने, M2 के जो परचेज होंगे इतने। तो मैं लिख लेता हूं परचेज होंगे M1 के 15600 और यहां लिखा हुआ है मटेरियल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 10% हायर दैन दिस ईयर एंड करंट प्राइसेस आर M1 के 1.10। अब 1.10 आज के प्राइसेस हैं, 10% बढ़ेंगे, तो इसमें जब मैं 10% ऐड करूंगा तो इसको हाउ कैन आई डू इट, कैलकुलेटर पे 1.10 इंटू 110 अपॉन 100 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर तुम सिंपली इसका 10% निकाल के जो भी आंसर आएगा उसमें ऐड कर देना 1.10। तो ऐसे कर लेते हैं 1.10 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 1.10, तो मेरा आंसर आ रहा है 1.21। सो दैट मीन्स इतने मैंने परचेज करने, 1.21 रेट है, तो वैल्यू विल बी 18876। सो 18876, तो वैल्यू ऑफ परचेज इतनी है और क्वांटिटी हमारी 15600 है। अब ऐसी क्वांटिटी ऑफ M2 हमने निकाली थी 18,000 और वैल्यू सेम यहां पे भी सेम थिंग, पहले थी इसकी 3, अब 10% बढ़ गई, दैट मीन्स 3.30। ये तो वैसे ही मुंह ज़बानी हो जाएगा, तो दिस इंटू 3.30, 18,000 इंटू 3.30, दिस इज 59400। तो क्वांटिटी हमारी ये आ गई और वैल्यू हमारी ये आ गई दोनों की। ठीक है गाइस, यहां से तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है मैं कैसे कैसे करूं स्टेप वाइज, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे। अब प्रोड्यूस करने से मुझे मटेरियल पता लग गया कितना यूज होगा, उससे मैंने मटेरियल का परचेज निकाल दिया। अब नंबर
ऑफ आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर एंड द कॉस्ट ऑफ दिस, अब ये भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट 1 हमने निकाले थे हमें 2700 बनाने, प्रोडक्ट 2 हमने निकाले थे हमें 4100 बनाने। अब देख लेते हैं टोटल लेबर आवर। स्किल्ड लेबर है 2700 इंटू 3, 8100 आवर। सेमी स्किल है 2700 इंटू 4, 10800, 4100 और 4100 इंटू 4 दैट इज 16400। तो टोटल स्किल आवर जो लगेंगे 8100 प्लस 4100 दिस इज 12200। मैं इन दोनों को अलग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि स्किल्ड का रेट अलग है, अनस्किल्ड का रेट अलग है। तो स्किल्ड टोटल लेबर आर इतने हो गए, सेमी स्किल्ड 10800 प्लस 16400 दैट मीन्स 27200। अब ये मैंने क्या किया मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। मैंने अपनी कैलकुलेशन से बजट से देख लिया मुझे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, सेल्स नहीं देखते, कितने मुझे बनाने हैं। अब जितने बनाने हैं उसी में से मैं देखूंगा कि कितने मेरे को मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए। तो इसको बनाने में स्किल्ड लेबर लगते हैं 3 घंटे, तो 3 इंटू दिस, इतने घंटे स्किल्ड लेबर के प्रोडक्ट 1 में लगेंगे, इतने घंटे स्किल्ड लेबर के प्रोडक्ट 2 में लगेंगे। तो टोटल स्किल्ड लेबर हमें इतना चाहिए, अनस्किल्ड लेबर इतना चाहिए। तो नंबर ऑफ आवर स्किल्ड लेबर मैंने निकाल दिया 12200 और अनस्किल्ड लेबर मैंने निकाल दिया 27200। ठीक है। अब उसके बाद हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ दिस लेबर। अब यहां पे लिखा हुआ है स्किल्ड इज 9, अनस्किल्ड इज 6। सो स्किल्ड इज 9, अनस्किल्ड इज 6। तो कॉस्ट ऑफ लेबर विल बी 12200 इंटू 9, 109800 और 27200 इंटू 6, 163200। ठीक है। तो यहां से मैंने अपने सारे लेबर्स वगैरह सब कुछ सारी चीजें निकाल दी। अब इसमें जो अल्टीमेट मेरा आंसर है, लास्ट आंसर, दैट इज टोटल ओवरहेड बजट। अब मुझे टोटल ओवरहेड बजट निकालना है। सो टोटल ओवरहेड बजट में कौन सा निकलेगा? मटेरियल का बजट प्लस लेबर का बजट प्लस ओवरहेड का। मटेरियल का मैंने अभी निकाला है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। इतना मटेरियल चाहिए M1, इतना मटेरियल चाहिए M2, इतना लेबर स्किल्ड, इतना अनस्किल्ड का लेबर। सॉरी, इसमें टोटल ओवरहेड बजट पूछा है उसने, दे आर नॉट आस्किंग टोटल बजट, टोटल ओवरहेड बजट। तो ये चीज तो नहीं होगी गाइस, सॉरी मैं इसमें कुछ गलत बता गया। अब हमें निकालना है ओवरहेड बजट। ओवरहेड मतलब वेरिएबल एंड फिक्स का। अब यहां पे उसका भी हमें अमाउंट दिया होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड पर लेबर आवर इज 3.50 पर लेबर आवर एंड फिक्स का इतना। अब यहां पे हमें ये नहीं बताया हुआ कि स्किल्ड का है कि अनस्किल्ड का है। इट्स नॉट रिटर्न के लेबर आवर स्किल्ड का कितना है, अनस्किल्ड का कितना है। हम सिंपल मानेंगे पर आवर, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड। दैट मीन्स टोटल जो लेबर आवर लगे हैं वो इतने हैं। तो टोटल लेबर आवर विल बी 12200 प्लस 27200, दिस इज 39400। इतने टोटल हमारे लेबर आवर लगे। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 39400 इंटू 3.50, 137900 और फिक्स्ड हो जाएगा 39400 इंटू 5.50, 39400 इंटू 5.50, दिस इज 216700। सो टोटल जो आएगा ओवरहेड 216700 प्लस 137900, दिस इज 354600। तो 354600 मेरा टोटल ऊपर मैंने कर ही दिए। दिस विल बी माई आंसर। ठीक है। इस तरह से हम ये कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं।
सिंपल है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक चीज़ याद रखना, हमें टोटल प्रोडक्शन निकालनी है कि कितनी हमें प्रोडक्शन करनी है, उसी से आगे वाली सारी कैलकुलेशंस होंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसी से आगे वाली सारी कैलकुलेशंस होती हैं। अब आगे करते हैं गाइस। अब आता है कैश बजट एंड कैश फ्लो फोरकास्ट। सो कैश बजट एंड कैश फ्लो फोरकास्ट. So first of all, what is a forecast? So a cash forecast is an estimate of cash receipt and payment for a future period under existing conditions. So forecast का मतलब क्या होता है, जैसा हमने forecasting चैप्टर पढ़ा था, forecasting टेक्निक्स पढ़ा था, कि हमने पुराने ट्रेंड को देखते हुए, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, पुराने ट्रेंड को देखते हुए हमने आगे का ट्रेंड देख के एक फोरकास्ट बनाया कि हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ फोरकास्ट। कैश फोरकास्ट मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बनाया कि ये है रिसीट और ये है पेमेंट, तो जैसे मैंने पुराने ट्रेंड को देखते हुए कि ये ट्रेंड चलता आ रहा है, ये ट्रेंड चलता आ रहा है, पेमेंट का भी ये ट्रेंड चलता आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं, तो जैसे रिसीट का ग्राफ और पेमेंट का ग्राफ करते हैं, ये है रिसीट का ग्राफ, ये है पेमेंट का ग्राफ, और ये जो लाइन में बना रहा हूं दैट इज हमारी करंट पोजीशन। तो पुरानी चीज़ों को एक्सपेक्ट करके मैंने ऐसे अपना ग्राफ बनाया रिसीट का, और ऐसे, और लेट्स से ये मेरा ग्राफ है पेमेंट का। जस्ट एन एग्जांपल कि मैंने पुरानी सारी चीज़ें एस्टिमेट करके मैंने देखा कि रिसीट का ग्राफ इतना होगा, पेमेंट का ग्राफ इतना होगा। दैट मीन्स इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरी रिसीट इतनी होंगी, यहाँ पे इतनी होंगी, यहाँ इतनी होंगी। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इतनी होंगी। ये चीज़ देखना इज कॉल्ड कैश फोरकास्ट बनाना। प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए आगे का ट्रेंड बनाना, आगे की एस्टिमेट्स वैल्यू निकालना, दैट इज कॉल्ड अ फोरकास्ट। अब आता है बजट। बजट का मतलब क्या होता है, इस फोरकास्टिंग को देखते हुए, इसको कंसिडर करके मैंने पूरे साल का बजट बनाया कि मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कैश बजट में मैंने बनाया कि अगले साल आई एम एक्सपेक्टिंग फोरकास्टिंग से कि इतना कैश आएगा, इतना कैश जाएगा, तो मतलब हमें कैश इतना ही रखना है या थोड़ा सा और कोशिश करते हैं कैश कम खर्चा करने की। दैट इज कॉल्ड अ बजट। तो बहुत बच्चों के बीच में कंफ्यूजन होती है कि बजट और फोरकास्ट में डिफरेंस क्या होता है। फोरकास्ट का मतलब होता है एस्टिमेट करना पुराने ट्रेंड से कि आगे क्या होने वाला है। बजट क्या करता है, उस फोरकास्ट को कंसीडर करके अगले साल के पूरे बजट्स बनाते हैं, इसको बेस मान के। और भी मतलब मार्केट ट्रेंड भी देखते हैं, नॉट जस्ट दिस फोरकास्ट, बहुत सारे मार्केट ट्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ देख के फिर कैश बजट बनता है। सो कैश बजट इज अ कमिटमेंट to plan a cash receipt and payment for a future period after taking any action necessary to bring the forecast into line with the overall business plan. कि forecasting ऐसे चल रही है बट हमें कैश और ज़्यादा चाहिए, तो हमें और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो सारे चेंजेस एडजस्टमेंट करने के बाद हम अपना बजट प्लान बनाते हैं। कैश बजट्स आर यूज्ड टू असेस एंड इंटीग्रेट ऑपरेटिंग बजट्स, प्लान कैश शॉर्टेज एंड सरप्लसेस, कंपेयर विद एक्चुअल स्पेंडिंग। ये हमने ऑलरेडी बजट के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो कैश बजट का क्या फ़ायदा होता है कि अगर हम बजट बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर कैश हमारे पास किसी सिचुएशन में कम रहा, जैसे सीजनल जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे होटल्स इन हिली एरियाज लाइक शिमला, तो जो नॉन सीजनल टाइम होता है वहाँ पे वो पहले ही अपने कुछ बजट्स बना के रख लेते हैं, अलग से पैसा निकाल के रख लेते हैं कि जब सीज़न नहीं होगा, अब ये थोड़ी है कि लोगों को जॉब से निकाल देंगे, जो बंदे वहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं, किचन स्टाफ है, ये थोड़े उनको बोल देंगे आओ मत, एक आधा बंदा तो रहने आ सकता है ना। तो उस केस में वो पहले से ही जब अपना पीक सीजन होता है वहाँ से कुछ अमाउंट अलग से निकाल के रख लेते हैं। दैट इज प्लान फॉर कैश शॉर्टेज एंड सरप्लसेस एंड कंपेयर विद द एक्चुअल स्पेंडिंग। कैश फोरकास्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ, कैसे बन सकता है कैश फोरकास्ट, रिसीट एंड पेमेंट फोरकास्ट। दिस इज अ फोरकास्ट ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट based on prediction of sales and cost of sales and the timing of cash flow related to these items। मतलब कब कब मैंने सेल करी, कितना कितना मेरा खर्चा हुआ पूरी सेल्स में। और सेल जैसे एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल।
कैश सेल मतलब कैश में माल बेच दिया और पैसे आ गए। क्रेडिट सेल का मतलब होता है कि माल तो बेच दिया लेकिन क्रेडिट पे बेचा है, पैसे अभी नहीं आए, ऐसी कॉस्ट ऑफ सेल्स का। एंड टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू दीज आइटम्स कि इनसे कब कब पैसे आए, इनको कब कब पैसे दिए। Then is statement of financial position forecast. This is a forecast derived from predictions of future statements of financial position. Predictions are made on all items except cash, which is then derived as balancing figures. ये जो चीज़ बताई है ये बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मुझसे भी कोई बंदा अपनी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट या प्रोविजनल बैलेंस शीट, प्रोविजनल फाइनेंशियल पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है प्रोविजनल फाइनेंशियल पोजीशन का, कि पुराने ट्रेंड को देख के, पुरानी बैलेंस शीट्स देख के, जैसे मुझे पुराने बैलेंस शीट की फिगर पता है तो मैंने आगे के 2 सालों की फिगर एस्टीमेट करी कि पहले आपके एसेट्स इतने थे, फिर इतने थे, इतनी इतनी डेप्रिसिएशन है, तो आगे इतने होंगे। वो सब कुछ करने के बाद, वो सारा करने के बाद कैश बैलेंस को हम कभी भी एस्टीमेट नहीं करते। ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली भी। कैश बैलेंस का कभी भी मैं टोटल नहीं करूंगा। वो सिर्फ एक मतलब क्यों नहीं करूंगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हमें बैलेंस शीट का टोटल मैच करना होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का टोटल ऑफ एसेट एंड टोटल ऑफ लायबिलिटी मैच करता है। तो मैं सारी फिगर्स डालूंगा, जो भी मेरा डिफरेंस आएगा उसको मैं कैश में लिख दूंगा। सिंपल। ये दिस इज नॉट लॉजिक, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज लाइक फॉर्मूला कि जब या तो मैं टोटल देखूंगा कितना पैसे आए कितने पैसे गए, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फाइनेंशियल पोजीशन का फोरकास्ट कर रहा हूं, बैलेंस शीट की फोरकास्टिंग कर रहा हूं, मैं कैश का फोरकास्ट नहीं करूंगा, सबको एज इट इज लिख दूंगा एंड एंड में जो बैलेंस बचेगा आई विल राइट इट इन कैश। मैं खुद करता हूं ये चीज। In the exam, it is most likely to be a part of receipt and payment forecast, that is calculating receipt from receivable and payments from payable. ये चीज़ वैसे जिन बच्चों ने F3 पढ़ा हुआ है उनको तो ये चीज़ बिल्कुल याद होगी कि रिसीवेबल अकाउंट हम बनाते हैं, वहाँ से हम कैश कितना आया वो निकाल लेते हैं, पेबल अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से हम पेमेंट कर लेते हैं। तुम्हें आती होगी जिन्होंने F3 पढ़ा हुआ है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ मैं उनको कराऊंगा। अब सबसे पहले इसमें है इलस्ट्रेशन नंबर 7, प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो फोरकास्ट। मैं एक बार पढ़ लेता हूं गाइस। देखो कैश फ्लो फोरकास्ट क्या होगा। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे टोटल कैश कितना आया, इस महीने इतना आया, इस महीने इतना आएगा हमारे अकॉर्डिंग, अगले महीने इतना, फिर अगले महीने इतना, फिर अगले महीने इतना, पेमेंट्स हर महीने की, फिर नेट कैश रिसीट माइनस पेमेंट नेट कैश, देन ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना था, फिर कितना कैश आया प्लस ओपनिंग बैलेंस, इतना मेरे पास हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो सिंपल लॉजिक, रिसीट इज ए, पेमेंट इज बी, तो नेट फ्लो इज ए माइनस बी। बॉट डाउन इज सी, तो जैसे ये है मेरा, नहीं इसको बोलता हूं मैं सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, दिस इज सी एंड ये कैसे आया, रिसीट माइनस पेमेंट करके। बैलेंस ब्रॉट डाउन इज डी, तो कैरिड डाउन विल बी सी प्लस डी। ये लिख लेना अपनी बुक में, ए माइनस बी आएगा नेट कैश फ्लो, इसको मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन में सी प्लस डी कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। हो सकता है कोई एक आधी फिगर नेगेटिव में आए, ठीक है। अब आता है रिसीट्स फ्रॉम रिसीवेबल्स। इफ अ बिजनेस ऑफर्स क्रेडिट सेल्स, दीज विल बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द पॉइंट ऑफ व्हेन सेल इज मेड। मतलब जिन्होंने F3 नहीं पढ़ा उनको बता देता हूं, जब भी हम गुड्स बेचते हैं, चाहे कैश पे बेचे हो चाहे क्रेडिट पे बेचे हो, हम उसी टाइम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे कि मैंने इतनी सेल कर दी, चाहे उधारी पे करी है बट सेल मैं मान लूंगा कि मेरा माल बिक चुका है। दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कैश रिसीव बाय द बिजनेस। इस ट्रांजैक्शन से एक्चुअल कैश के बारे में नहीं पता चलता, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में ना कैश आया ना कैश गया है, ये तो क्रेडिट सेल है। टू कैलकुलेट कैश रिसीट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, there are two things to consider. First is the value of receipt and how much cash will be received from credit sale, कि कितनी टोटल रिसीट थी, कैसे कि टोटल कैश क्रेडिटर से कितना आया, टाइमिंग ऑफ द रिसीट, व्हेन विल कैश बी रिसीव फ्रॉम द क्रेडिट सेल, कि जो क्रेडिट सेल करी है कितने टाइम में जाके हमें उससे पैसे आते हैं। ये जैसे बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हर 3 महीने बाद जाके पैसे आते हैं, तो ये मेरी सेल्स है,
ये मेरी सारी सेल्स है पूरे साल की। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होगा। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेट्स से ये मेरी सेल्स है। आई एम नॉट राइटिंग दी वैल्यूज, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। वैसे तो ये सारी वर्किंग स्प्रेडशीट्स में होती है, वो जब चैप्टर करेंगे वहां समझाऊंगा, बट अभी के लिए देखो। तो ये मेरी टोटल मंथ्स हैं और ये मेरी सेल्स है। हमें बोला गया है कि हर 3 महीने बाद पैसे आते हैं। दैट मीन्स जनवरी के पैसे हमें अप्रैल में आएंगे, फरवरी के पैसे मई में आएंगे, मार्च के पैसे जून में आएंगे, ऐसे ही अप्रैल के पैसे जुलाई में, ऐसे ही इसकी अगस्त में। ये हमारा सर्कल चलता है, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये लॉजिक है हमारा, ठीक है, कि कितने पैसे आने और कब आने। सिंपल, कितने पैसे आने, कब आने। मैं लिख देता हूं, कितने पैसे आने हैं और कब आने हैं। इलस्ट्रेशन जैसे क्वेश्चन है, देखो ये करते हैं। द फोरकास्ट सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज: 6,000, 8,000, 4,000, 5,000. All sales are on credit and receivables tend to pay the following pattern. In the month of sale हमें 10% आता है, 1 महीने बाद हमें 40% आते हैं, 2 महीने बाद 45%. The organization expects the rate of irrecoverable debt to be 5%. कि ये 5% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें आता ही नहीं है। इर्रिकवरेबल डेट मतलब ये हमें पैसे कभी आते ही नहीं है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल जनवरी में मेरी 1 लाख की अगर सेल हुई है, तो अगर मैं इसको कैश रिसीट में बनाऊं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में मेरी सेल हुई थी 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख का जनवरी में कितना कैश आएगा, 10%, दैट इज 10,000। फरवरी में कितना पैसा आएगा, 40% इसका, यानी 40,000। मार्च में कितना आएगा, 45,000, एंड ये कभी नहीं आएगा। ऐसी मेरी अलग अलग सेल्स, ठीक है। दिस इज हाउ वी मेक अ फोरकास्ट कि कब कब हमें पैसे एक्सपेक्टेड आएंगे। तो देखो इन्होंने ये क्वेश्चन करा हुआ है। अब हमें इसमें बताना है, क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट फोरकास्ट कैश रिसीट फ्रॉम रिसीवेबल्स इन अप्रैल। मतलब अप्रैल में हमें कितने पैसे आएंगे, अप्रैल में हमें कितने पैसे आएंगे, हमें ये देखना है। तो देखो कैसे करेंगे गाइस, वेरी सिंपल। जनवरी के पैसे फेब और जैन में आ जाएंगे 10%, फेब में आ जाएंगे 40% और मार्च में आ जाएंगे 45%। दैट मीन्स इसका अप्रैल से कोई लिंक नहीं है। फरवरी में 10%, यानी मैं यहां लिखता हूं, रुको, फरवरी, मार्च और अप्रैल 8,000, 4,000 एंड पहले मैं 8,000 का करता हूं। इस 8,000 का फरवरी में 10%, यानी 800 फरवरी में आ जाएंगे, 8 इंटू 4 3200 मार्च में आ जाएंगे, और 8 इंटू 45 8,000 इंटू 45% 3600 हमें अप्रैल में आ जाएंगे। तो एक तो ये फरवरी का हो गया। अब मार्च में हमारे हैं 4,000। मैं सर्कल लिख रहा हूं कि पैसे कब कब आएंगे। मार्च में सेल हुई 4,000, तो 10% ऑफ 4,000 400 हमें आ जाएंगे मार्च में। 40% अगले महीने, यानी इसका 40% 16,000 हमें आएंगे अप्रैल में, 1600 सॉरी, और मई में आ जाएंगे। चलो मई की बात ही नहीं कर रहे, तो मैं सिर्फ अप्रैल की बात करता हूँ। इसके 4,000 का सेट। अप्रैल में सेल हुई है 5,000 की, तो उस महीने तो 10% आते हैं, तो 5,000 का 10% इज 500, तो अप्रैल में मुझे आएंगे 500। तो टोटल अप्रैल में कितने पैसे आए, 3600 प्लस 1600 प्लस 500, 100 प्लस 1600 प्लस 500, सो दिस इज 5700। सो टोटल जो हमें पैसे आएंगे दैट इज 5700। मे बी तुम्हें ऐसे समझ ना आए, तो मैंने यहाँ पे लॉजिक बताया। फरवरी वाले 10% फेब में, 40% मार्च में अगले महीने, और 2 मंथ्स बाद इतने। बहुत सारे चार्ट्स बन सकते हैं इसको करने के, बट इसका कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं, ये सारी चीजें जो हैं स्प्रेडशीट में बहुत अच्छे से हो जाती हैं, बट ऑफ कोर्स अभी तुम्हें इतना डिटेल में नहीं करना उस चीज को। स्प्रेडशीट में सारा हो जाता है ये,
ठीक है। मैं हालांकि जब स्प्रेडशीट कराऊंगा तो मैं वहाँ तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्मूलेस लगा सकते हैं। तुम फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और अपना दिमाग यूज़ करके हर चीज़ को तुम वहाँ फॉर्मूलेस में डाल सकते हो। ठीक है, हर चीज़ तुम्हारी फॉर्मूलेस में डल जाएगी। ठीक है गाइस, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलो तुम्हारे लिए मैंने एक चीज़ करी है। सॉरी गाइस, बीच में 2-3 बार नेटवर्क उड़ रहा है, मतलब नॉट नेटवर्क, बेसिकली वीडियो पॉज हो रही है। एनीवेज, तुम्हारे को मैं एक चीज़ बताता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अभी एक छोटा सा काम किया है। जैसा मैं अभी स्प्रेडशीट की बात कर रहा हूँ, तो स्प्रेडशीट पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दिस इज़ टैब, तो इसमें प्रॉपर वो स्प्रेडशीट नहीं आएगी, बट जैसे ये स्प्रेडशीट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ये सेल्स हैं, दिस इज सेल्स। तो यहाँ पे सारी सेल्स की फिगर आएंगी, ये जो हमें डालनी है। और यहाँ पे ये लिखा है दिस इज अमाउंट रिसीव्ड। इस पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लगाए हुए, तुम्हें ये फॉर्मूलेज दिखेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूलेज क्या है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था मैंने वो क्वेश्चन यूज करके फॉर्मूला लगाया है। कैसे, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जनवरी की सेल का 10%, देखो जनवरी सेल का 10% जनवरी में आएगा। तो जनवरी की सेल ये कहाँ पे आ रहा है, दिस इज B2। तो दिस इज जनवरी सेल। जनवरी सेल कहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, B2 में। तो B2 में जनवरी की सेल का 10% आएगा। तो बेसिकली जैन के अंदर इसका 10% आएगा। फेब्रुवरी में क्या क्या आएगा, एक तो जनवरी यानी B2 का 40%, तो जनवरी का 40% फेब्रुवरी में आएगा, पहली बात। प्लस जो फेब्रुवरी की सेल हुई है यानी C2, दिस इज C2, तो फेब्रुवरी की सेल का 10% आएगा। मार्च में फॉर्मूला जनवरी का 45% यानी B2 का 45%, फेब्रुवरी का यानी C2 का 40%, और मार्च यानी D2 इसका 10% आएगा। अप्रैल में जान का तो कुछ आएगा नहीं, फेब्रुवरी वाली का हमारा आएगा 10%, 45%, ठीक है। मार्च वाली का आएगा 40% और इसका खुद का आएगा 10%। ऐसे मैंने देखो यहाँ पे फॉर्मूलेज आगे के डाल दिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फोरकास्टिंग कैसे करते हैं। तो मैं पहले वहीं से फिगर्स उठाता हूँ क्वेश्चन से। तो यहाँ जो हमारी सेल्स हैं 6845, तो देखो मैं यहाँ वैल्यूज डालता हूँ, ये ऑटोमेटिकली, ये चीजें सारी ऑटोमेटिकली फिल होती रहेंगी। देखना 6000 के जो पैसे आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, ऐसे आएंगे। 8000, 4000, 5000, ये देखो। अब यहां पे ऑटोमेटिकली मुझे पता चल रहा है कि ये है अमाउंट रिसीव। जैन में कितना आएगा, फेब में कितना आएगा, मार्च में कितना आएगा, अप्रैल में कितना आएगा, मई में कितना आएगा, जून में कितना आएगा। ऐसी में रैंडमली अगर आगे की फिगर्स डालूं, लेट्स से 8000, 4000, 6000, 2000, देखा ये फिगर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती चली गई। ऐसे एक्सेल में हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ एक बार हमें फॉर्मूला बनाना है। लॉजिकली फॉर्मूला बनाते ही, जैसे मैं तुमसे अगर फॉर्मूला पूछूं तो मार्च में मुझे कितनी पेमेंट आएगी, एक तो जनवरी वाली 45%, फेब्रुवरी वाली 40% और मार्च की 10%, ऐसी पेमेंट आएगी। क्योंकि जैन का 10% यहां, 40% यहां, 45% यहां, दैट मीन्स यहां पे 45% ऑफ जैन, 40% ऑफ फेब और 10% ऑफ मार्च। ऐसी मैंने सबके यहाँ फॉर्मुलेस लगा दिए। और ये फॉर्मुलेस भी ना गाइस मैं तुम्हें बताऊं कैसे होते हैं, मैं तरीका बताता हूं। तुम्हारा वैसे ही मेरा मन था आज तुम्हें थोड़ा सा कराने का ये। अब तुम सोचोगे सर इस केस में तो मतलब हमें सारे फॉर्मुलेस ये वाले हर सेल में लिखने पड़ेंगे। नहीं, स्प्रेडशीट बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने इस वाले को कॉपी किया, ठीक है, और देखो मैं आगे ये सारा मैं सिखाऊंगा। मैंने यहां पे इसको पेस्ट कर दिया, देखो। अरे एक सेकेंड, अब देखो यहां पे अगर तुम देखोगे, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे आता हूं ये सेल नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। ये देखो मैंने खुद नहीं फॉर्मूला बनाया, ये देखो ये सेल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। कैन सी दिस, ठीक है ना। सो दिस इज स्प्रेडशीट, ठीक है। ये जब हम करेंगे तब की बात है, अभी सिर्फ तुम्हें सब दिखाने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन था दैट वाज कि अप्रैल में टोटल हमें कितने पैसे आएंगे, इसने हमें बता दिया 5700 ऑटोमेटिकली,
और यही चीज़ हमने यहाँ देखी थी, हमने निकाली थी कि अप्रैल में हमें टोटल आएंगे 5700। ठीक है गाइस, सो दिस इज स्प्रेडशीट। बाकी मैं देखता हूँ स्प्रेडशीट का भी तुम्हें समझाऊंगा भी सारा ऑफ कोर्स एक बार अच्छे से, और लेट्स सी अभी आगे और क्या क्या है। नेक्स्ट आता है पेमेंट टू पेबल्स। अब जैसे रिसीवेबल का था ऐसे ही हमारी पेबल का हो गया। अब यहां पे भी इलस्ट्रेशन देखते हैं एक बार। अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मेक्स एंड सेल्स विजिट, ईच विजिट रिक्वायर्स 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल विच कॉस्ट 3 ईच। प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटी ऑफ विजिट ईच मंथ आर एज फॉलोज। इतनी सेल्स है, इतनी प्रोडक्शन है। तो हमें बेसिकली प्रोडक्शन से मतलब है, क्योंकि हम यूनिट्स उतने ही परचेज करेंगे जितने हमें प्रोड्यूस करने हैं। सो प्रोडक्शन हमें दी हुई है इतनी इतनी, पर प्रोडक्ट का प्राइस है 3, सो सबको इंटू 3 कर देते हैं। तो 1,50,000, 55,000 इंटू 3 1,65,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, और 65,000 इंटू 3 इज 1,95,000। सो ये हमें पता चल गई टोटल परचेज हमें दिसंबर में कितनी चाहिए, बजटेड जनवरी में कितनी, बजटेड फरवरी में कितनी, बजटेड मार्च में कितनी, इतने अमाउंट को हम परचेज करेंगे। इन दी पास्ट द बिजनेस हैज मेंटेन्ड इट्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट 1 लाख यूनिट्स। हाउएवर इट प्लान्स टू इंक्रीज रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज टू 1,10,000 यूनिट्स एट द एंड ऑफ जनवरी, 1,20,000 यूनिट्स एट द एंड ऑफ फरवरी। द बिजनेस मेक्स 1 मंथ क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, वो ये बोल रहा है इतना तो हमें प्रोडक्ट, देखो इतने बने इतने बिक गए, दैट मीन्स ये टोटल खर्चा। तो मैं अभी इसको हटा देता हूं, इतने बने इतने बिक गए। द बिजनेस हैज मेंटेन्ड इट्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट 1 लाख यूनिट्स, मतलब ये अपने पास 1 लाख यूनिट्स हमेशा रखता है। ठीक है, कि इतने यूनिट से अपने पास हमेशा रखता है। तो ये हमें गिवन है यूजेज, दिस इज यूजेज। हमें निकालना है परचेज, दिस इज यूजेज। हमें निकालना है परचेज। तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि यूजेज माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग हमारा आता है परचेज, है ना। तो यहां से हम देख लेते हैं कि टोटल यूनिट्स कितने हमने परचेज करे हैं। यहां लिखा हुआ है ईच विजिट रिक्वायर्स 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल हर विजिट को चाहिए। सो यहां पे भी मैं इंटू 2 कर लेता हूं सबको। तो यूजेज है 1 लाख, यहां पे 1,10,000, यहां पे यूजेज है मेरी 1,20,000, और यहां है 1,30,000। दिस इज माय यूजेज। इसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस हमेशा अपना मेंटेन रखता है 1 लाख, दैट मीन्स ओपनिंग भी 1 लाख होंगे इसके पास, क्लोजिंग भी 1 लाख होंगे। बिजनेस हमेशा मेंटेन करता है कि इसके पास इन्वेंट्री 1 लाख हो, दैट मीन्स दिसंबर में इसके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख होगी, तो माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो मेरा परचेज भी कितना आ गया 1 लाख। यहां पे मेरा परचेज भी आ गया 1 लाख यूनिट्स। मैं इसको ना थोड़ा सा लेफ्ट में लिखता हूँ गाइस, ये जगह थोड़ी कम है, रुको इसको मैं लेफ्ट में लिखता हूँ। इंटू 2, सबको मैं इंटू 2 करूंगा, तो ये हो जाएगा यूजेज जो मेरी है 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 एंड 1,30,000। ठीक है, अभी मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मैंने यूजेज लिख दी है। अब ओपनिंग मैंने फर्स्ट केस में बताया था, यहां पे भी 1 लाख है, सॉरी क्लोजिंग, तो ओपनिंग माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स मेरे को जो परचेज करने हैं वो करने हैं 1 लाख यूनिट्स। वो ये कह रहे हैं कि हाउएवर इट प्लान्स टू इंक्रीज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टू 1,10,000 यूनिट्स एट द एंड ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी के बाद वो अपने हमेशा यूनिट्स रखेगा 1,10,000। तो जनवरी की शुरुआत में यूजेज इतनी हुई, तो ओपनिंग तो जनवरी की 1 लाख ही रहेगी, ओपनिंग तो जनवरी की 1 लाख रहेगी, लेकिन सॉरी मैं गलत बोल गया, ओपनिंग तो जनवरी की 1 लाख ही रहेगी, लेकिन अब उसको क्लोजिंग स्टॉक अपना रखना है 1,10,000। इट हैज डिसाइडेड कि जनवरी से मेरे को रॉ मटेरियल 1,10,000 रखना है, तो क्लोजिंग 110। अब 1,10,000
माइनस 1 लाख प्लस दिस 1,20,000, तो इतना मुझे यूनिट्स परचेज करने। फेब्रुवरी में ओपनिंग तो मेरा 1,10,000, देखो पिछले मंथ का क्लोजिंग था 1,10,000, तो अगले महीने का ओपनिंग 1,10,000 ही होगा और मुझे इतना ही रखना है, तो क्लोजिंग 1,10,000। फिर दोबारा अगले महीने का ओपनिंग 1,10,000 और क्लोजिंग 1,10,000, क्योंकि अब मुझे स्टॉक 1,10,000 रखना है, तो ओपनिंग भी सेम रहेगा, क्लोजिंग भी सेम रहेगा। तो दिस इज 1,20,000, दिस इज 1,30,000। तो एक बार पहले मैं चेक कर लेता हूं कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करी। 110, 120, अरे यहां 130 आया है, क्यों? अच्छा सॉरी गाइस, यहां मेरी गड़बड़ होगी एक। यहां उसने लिखा है एंड 120 एट द एंड ऑफ फेब्रुवरी, फेब्रुवरी के एंड में उसके पास 120 यूनिट्स होने चाहिए, तो फेब्रुवरी के बजट में क्लोजिंग स्टॉक विल बी 120, तो ये हो जाएगा 130। अब ओपनिंग तो 130 है, आगे कुछ नहीं बताया, तो यहां का क्लोजिंग भी 130 होगा, सो दिस विल ऑल्सो बी 130। ठीक है, तो ये मेरा आ गया टोटल परचेज ऑफ यूनिट्स। अब परचेज 3 रुपीज ईच है, तो इन सबको यहां से देख लेते हैं, उसको इन्होंने इंटू 3 कर लिया, तो ये मेरी आ गई वैल्यू कि इतने यूनिट्स मैंने हर महीने परचेज करे हैं क्रेडिट पे, इतने यूनिट्स मैंने क्रेडिट पे परचेज करे। अब इसमें लिखा था एक पॉइंट कि बिजनेस टेक्स 1 मंथ क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर, दैट मीन्स मैंने दिसंबर में इतने का माल परचेज किया, जनवरी में इतने का, फरवरी में इतने का, मार्च में इतने का। अब पेमेंट में कैसे कैसे करूंगा, 1 मंथ क्रेडिट मतलब जैन की पेमेंट में दिसंबर की जैन में करूंगा, जैन की फेब में, फेब की मार्च में, मार्च की अप्रैल में। दैट मीन्स जनवरी में एक्चुअली कैश कितना गया होगा मेरा, दैट इज 3 लाख, क्योंकि जनवरी में पेमेंट जाएगी दिसंबर वाली, फरवरी में पेमेंट जाएगी जनवरी वाली, और मार्च में पेमेंट जाएगी फरवरी वाली। ठीक है, सो पेमेंट टू सप्लायर होगी मेरी इतनी। सो दिस इज द लॉजिक, 1 मंथ क्रेडिट, तो 1 मंथ के अकॉर्डिंग मैंने देख लिया एक्चुअली पेमेंट कितनी हो रही है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मार्च में कितनी पेमेंट होगी, तो मार्च में पेमेंट होगी फरवरी वाली विच इज 3,90,000, दिस विल बी माई आंसर। ठीक है गाइस, अब एक बार ये क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। अच्छा, दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन। चलो एक बार ये क्वेश्चन करते हैं, आज बस ये क्वेश्चन करके टॉपिक खत्म करते हैं, काफी बड़ी वीडियो बन गई है, नेक्स्ट में फिर मैं ये मास्टर बजट करा दूंगा। सो गाइस, अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखो अब यहां पे सबसे पहले मैं सेल्स को कंप्लीट करता हूं। अब हमें ये बजट दिया हुआ है कि इतनी की सेल्स होंगी इन डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, सेल्स के बारे में यहां क्या लिखा हुआ है पहले मैं वो देखता हूं। सेल्स के बारे में मुझे कुछ दिखा, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, 20% ऑफ रिसीवेबल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन द मंथ ऑफ सेल, मतलब 20% उस मंथ आएगा, 80% अगले महीने आएगा। अनपेड ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी वॉज 44,000, मतलब जनवरी से पहले 44,000 हमें आने थे, दैट मीन्स 44,000 किसी का 80% होगा जो हमें आने थे। तो अगर मैं यहां पे देखूं सेल्स मुझे जनवरी में कितने आएंगी, दैट इज 44,000 प्लस 10% ऑफ सेल्स जो मेरी जनवरी की थी 60,000, तो 60,000 का 10% इज 6,000, है ना, तो 6,000 मुझे आएगा एक सेकेंड गाइस, अच्छा सॉरी 6,000 नहीं, 60,000 का 20% फर्स्ट ईयर में आएगा, तो 60,000 का 20% इज 12,000, तो जनवरी में मुझे जो टोटल पेमेंट आएगी दैट विल बी 56,000 रिसीट। अब फरवरी में कितनी आएगी, फरवरी में जनवरी की थी 60,000, इसका 80%, तो 60,000 इंटू 80%, दिस इज 48,000, तो 48,000 प्लस फरवरी वाली की 20%,
उस मंथ की 20%, तो 50,000 का 20% इज 10,000। मतलब तुम यहाँ पे 56, तुम 58, तुम यहाँ पे भी 58 लिखोगे, यहाँ पे भी 58 लिखोगे। मैंने तो वैसे रफली कैलकुलेशन करी है, तुम्हें सेल्स के आगे 56 और 58 ही लिखना है, तो टोटल ये भी 58 ही आएगा। अब मार्च की सेल्स देखो, फरवरी में जो सेल्स हुई थी दोज वर, अरे 50,000 और मार्च में 70,000। मैं लिख लेता हूं यहां पे 50,000 और 70,000। तो फरवरी की सेल का 80% यानी 40,000 प्लस मार्च की सेल्स का 20%, दैट मीन्स 14,000, तो 54,000 तुम्हें आएगा मार्च में। दैट मीन्स टोटल जो अमाउंट तुम्हें आएगा, तुम्हें ये यहां नहीं लिखना, मैं अभी इसको रब कर रहा हूं। तुम्हें जो लिखना है, यू विल राइट लाइक दिस 56,000, 58,000 and 54,000, you will have to write like this। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हमने जैसे मशीन परचेज की है या कोई एसेट परचेज किया है, तो जिन्होंने F2 पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता। तो दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की कहीं इंफॉर्मेशन हमें दी होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग। कंपनी इंटेंड टू परचेज कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 30,000 इन February विच विल बी पेबल इन मार्च। कंपनी ने सोचा था कि 30,000 की कैपिटल इक्विपमेंट परचेज करेगा जिसकी पेमेंट होनी है मार्च में। दैट मीन्स मार्च में हमारे 30,000 जाएंगे, है ना। सो मार्च में मैं यहां लिख दूंगा 30,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर मार्च में आ जाएगा 30,000। अब आता है डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल देखते हैं, हमें डायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या दिया हुआ है। 40% of the production cost relates to direct material. Material are bought in the month prior to the month in which they are used. Purchases are paid for 1 month after the purchase. मतलब 40% जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। मटेरियल आर बॉट इन 1 month प्रायर टू द मंथ इन विच दे आर यूज। जिस महीने उसको यूज करना होता है उसके पिछले महीने हम वो परचेज कर लेते हैं। परचेज आर पेड 1 month आफ्टर दी परचेज, 1 महीने बाद हम उसकी पेमेंट करते हैं। अब मैं यहाँ पे पहले इसका निकालता हूँ। सो प्रोडक्शन कॉस्ट मैं सारे मंथ की एक बार लिख लेता हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट है 50, 55, 32, 50, 50, 55, 32, 50। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 50, 55,000, 32,500 और 50,000। 50,000, this is my production, this is my production। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 40% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेट्स टू डायरेक्ट मटेरियल, तो इन सबका 40% निकाल लेते हैं। तो 40% ऑफ दिस इज 20,000, 40% ऑफ दिस इज 22,000, इसका 40% 13,000 और इसका 40% 20,000। ठीक है। तो ये मेरी आ गई डायरेक्ट मटेरियल। ये है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। अब आगे क्या बताया हुआ है, मटेरियल्स आर बॉट इन द मंथ प्रायर टू द मंथ इन विच दे आर यूज। जिस महीने उसको यूज करना है उसके पिछले महीने हम परचेज कर लेते हैं और पेमेंट अगले महीने करते हैं। दैट मीन्स ये हमने पिछले महीने परचेज किया होगा, ये जैन में परचेज किया होगा, ये फेब में, ये मार्च में। और आगे पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है परचेजेस आर पेड 1 month आफ्टर द परचेज। यहां वाली जो परचेज हमारी है यानी यही 20,000, इसकी पेमेंट हमने इसी महीने करी होगी। ये जो परचेज थी 22,000, इसकी पेमेंट इसी महीने, इसकी पेमेंट इसी महीने, इसकी पेमेंट इस महीने। तो लॉजिकली 20,000 मुझे सामान यहाँ चाहिए था, मैंने दिसंबर में खरीदा होगा। अब खरीदने के बाद में अगले महीने पेमेंट करता हूँ तो 20,000 की पेमेंट मेरी यहाँ गई होगी,
22,000 की यहाँ गई होगी, 13,000 की यहाँ गई होगी और 20,000 की यहाँ गई होगी। तो लॉजिक समझना है हमें गाइस, लॉजिक क्या समझना है हमें कि ये वाली जो हमारी पेमेंट है, ये जो हमने माल परचेज करना है पिछले महीने परचेज करके रख लेंगे। तो पिछले महीने पैसे देने थे बट पेमेंट हम अगले महीने देते हैं, तो अल्टीमेटली जनवरी में हमारी जेब से इतना जाएगा, फेब में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना। तो डायरेक्ट मटेरियल लिख लेते हैं 20, 22, 13 एंड 20। सो 20, 22 एंड 13,000, क्योंकि हमें अप्रैल का बताना नहीं है तो सिर्फ 20, 22 एंड 13,000। अब आता है हमारा लेबर का पार्ट। तो ये हो गया हमारा सेल्स का, हो गया, टिक कर देते हैं, ये हो गया। अब आता है लेबर का पार्ट। 30% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेट्स टू डायरेक्ट लेबर विच इज पेड फॉर द मंथ व्हेन इट इज यूज। जिस महीने यूज किया उसी महीने पेमेंट करी। तो मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लिखी हुई है, तो मैं मटेरियल को हटा के अब मैं लिखता हूं लेबर। तो लेबर इज 30%, तो 30% इज 15,000 और इसी महीने पेमेंट हुई है, तो सर्कल मतलब इसी महीने पेमेंट होगी। 55 का 30% 16,500 इसी महीने पेमेंट होगी। 32,500 का 30% 9,750 इसी महीने पेमेंट होगी। अप्रैल का हमें बताना ही नहीं है, तो 15, 16,500, 9,750, 15, 16,500 और 9,750। अब आता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये भी पढ़ लेते हैं। द रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज प्रोडक्शन ओवरहेड। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। 5,000 पर मंथ इज फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स 3,000 डेप्रिसिएशन। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आर पेड व्हेन इनकर्ड। ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर पेड व्हेन इट इज इनकर्ड। एक सेकेंड गाइस, हाँ तो देखो इसमें बताया हुआ है हमें निकालना है फिक्स प्रोडक्शन में हम कितना खर्चा करते हैं। 5,000 पर मंथ इज फिक्स कॉस्ट विच इंक्लूड्स 3,000 डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट की वैल्यू का गिरना। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू का गिरना। ऑब्वियसली सेम जिन्होंने F3 पढ़ा हुआ इनको ये बात पता होगी, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने F3 पढ़ा होगा। तो एसेट की वैल्यू जब गिरती है, तुमने एक मोबाइल परचेज किया 1 लाख का, आज की डेट में वो 80,000 का है, तो जो 20,000 की वैल्यू गिरी है, क्या तुमने उसके लिए कैश पे किया है? ऑफ कोर्स नॉट, तुमने कैश थोड़ी पे किया है, वो तो वैल्यू गिरी है, वो नुकसान है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में फिक्स एक्सपेंस में तो आता है लेकिन कैश नहीं जाता। दैट मीन्स हर महीने तुम्हारा कैश कितना गया होगा, 2,000, 2,000, 2,000, 5,000 में से 3,000 तो डेप्रिसिएशन ही है। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2,000, 2,000, 2,000। देन आते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन। अब वेरिएबल प्रोडक्शन देख लेते हैं। फिक्स प्रोडक्शन हो गया। द रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट आर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उसमें से 5,000 है फिक्स। अब एक बार देख लेते हैं, यहां पे देखो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में 40% था मटेरियल, 30% था लेबर। दैट मीन्स 30% ही हमारा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड होगा। तो मैंने यहां पे निकाला हुआ था, मैं एक बार दोबारा ले आता हूं इसको, आ गया। सो 30% हमारा लेबर है, 30% इस प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। इसमें से फिक्स कॉस्ट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये फिक्स कॉस्ट यहां से हटा देते हैं। दैट मीन्स हमारा वेरिएबल कितना रह गया, 10,000, 11,500 एंड 4,750। ये हमारा वेरिएबल रह गया। ठीक है, अब वेरिएबल ओवरहेड के बारे में क्या बोला हुआ है, द रिमेनिंग ओवरहेड्स आर वेरिएबल। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर पेड 40% इन द मंथ ऑफ यूजेज एंड बैलेंस 1 मंथ लेटर। अनपेड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन द बिगनिंग वर 9,000, के ओपनिंग थे 9,000। तो मतलब जनवरी में एक तो 9,000 पे हुए होंगे, प्लस इस 10,000 का कितने परसेंट पे करते हैं हम, 40%। उस महीने जो हमारा वेरिएबल खर्चा था
उसका 10% यानी 4,000 पे किया होगा। तो जनवरी में पेमेंट हुई है 13,000। फरवरी में इसका जो बैलेंस था दैट मीन्स 40% यहां पे कर दिया था, तो 60% यानी 6,000 एक तो जनवरी का पे होगा, प्लस फरवरी वाले एक्सपेंसेस का 40%, 11500 इंटू 40%, 4600, सो दैट मीन्स 10,600। और इसका 60% अगले महीने पे होगा, प्लस करंट मंथ का 40%, 1900। सो 69 प्लस 19 यानी 8800। सो दैट मीन्स इतना हमारा वेरिएबल का खर्चा होगा। 13,106 88, 13,106 और 8800, ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग कॉस्ट आर पेड क्वार्टरली इन एडवांस, मतलब 1 Jan, 1 April, 1 July, 1 October। द अमाउंट पेबल इज 15,000 पर क्वार्टर। हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसे पे करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग का हमारा जनवरी में 50,000 गया होगा पेमेंट, फरवरी मार्च में तो कोई पेमेंट ही नहीं होती, क्वार्टर की बिगनिंग में पे कर देते हैं। तो 15,000 हमारा जैन में गया होगा, फेब और मार्च में तो कुछ गया ही नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा इन सबका टोटल, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तुम्हें करना नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ टोटल। तो दिस इज 65,000 मैंने कर रखा था। अब इसका टोटल आ जाएगा 51,100 और ये आ जाएगा 65,550। क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। 30,000 प्लस 13,000 प्लस 9,750 प्लस 2,000 प्लस 8,800, 6,355। एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, इसका आएगा 63,550। मैंने क्रॉस चेक किया है। 30,000 प्लस 13,000 प्लस 9,750 प्लस 2,000 प्लस 8,800 इज इक्वल टू 635500। अब यहां हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फॉर द मंथ। अब नेट कैश फ्लो फॉर द मंथ यानी सेल्स माइनस दिस माइनस दिस, तो नेगेटिव 9,000 आ रहा है, मतलब कैश ज्यादा गया है जेब से। यहां 58 माइनस 1, सो दिस इज 6,900, ये पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ 54,000 माइनस 63,550, सो दैट मीन्स 9,550, ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि कैश ज्यादा गया। ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक वॉज 5,000। अब देखो ध्यान से गाइस, बहुत ध्यान से देखना, ओपनिंग बैलेंस यहां है 5,000, दैट मीन्स नेगेटिव बैलेंस हमारे पास रह गया 4,000। जनवरी के मंथ का नेगेटिव बैलेंस हमारे पास है 4,000। तो जनवरी के मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जनवरी के मंथ का जो क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। तो 6,900 माइनस दिस 2,900, 6,900 माइनस दिस इज 20। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड गाइस, बैलेंस इज ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन मतलब नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्रॉन मतलब नेगेटिव बैलेंस, सॉरी कि बैलेंस ओवरड्रॉन है, मतलब ओपनिंग बैलेंस भी मेरा नेगेटिव था, तो नेगेटिव मेरा कैश चल रहा है बैंक में 14,000। तो ये जो मेरा क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। तो 6,900 माइनस 14,000, सो दिस इज 7,100 नेगेटिव। अब इस महीने का क्लोजिंग अपने महीने का ओपनिंग, सो 7,100 प्लस 9,550, so this is 16650. This is 16650. This will be your answer. ठीक है guys, समझ आया सबको? So this is how you have to do a complete question. तो इसके जब 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तुम्हें यहां से लॉजिक समझ आएंगे। मुश्किल नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है,
तो ये वीडियो इतनी ही करते हैं, काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी बड़ी बन गई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे को मैं आगे कराऊंगा। चलो गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।